हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी एग्जाम्स इंस्टीट्यूट। हाँ, लास्ट टाइम हमने आर्टिकल 19 तक कवर किया था अपने फंडामेंटल राइट की सीरीज में। आज हम आर्टिकल 19 से आगे की ओर शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट पीएस इंस्टीट्यूट में कुछ ऑलरेडी क्लासेस रन हो रही है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहली जो क्लास हमारी प्रीलिम कोर्स को लेकर चल रही है, प्रीलिम कोर्स को लेके चल रही है, जिसमें हम पेपर वन आपका जनरल स्टडी, पेपर टू सी सेट कराएंगे। और इसके कुछ फीचर्स हैं: लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस, वीकली टेस्ट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट। और जो हमारी फैकल्टी है, दे हैव गुड एक्सपीरियंस, तो वो आपको पढ़ाएंगे, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में, राइट अप्रोच में, राइट स्ट्रैटेजी में। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी क्लास यहाँ चल रही है ऑफलाइन में, प्रीलिम कम मेंस कोर्स, जिसमें हम जीएस 1 2 3 4 पूरा कवर कराएंगे, ऐसे कराएंगे, और आपका एक क्वालिफाई इंग्लिश का पेपर कराएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस हमारे यहाँ पे ऑन गोइंग चल रहे हैं। अगर जिसके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूआर कोड, यहाँ पर हमारे पास क्यूआर कोड अवेलेबल है, तो आप प्लीज इसको फोटो खींचिए और इसको स्कैन करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के बाद आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, राइट डायरेक्शन के रिलेटेड, प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज किस तरह से हो, उससे रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन अस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद फ्रॉम आर्टिकल 19, राइट, ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यस। सो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया था, और आर्टिकल 19 की कुछ हमने इंफॉर्मेशन इनिशियल बात की थी। तो आज हम आर्टिकल 19 को समझेंगे। आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो आर्टिकल 19 क्या है, किस तरह के राइट्स इसके अंदर है, और किस तरह के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, सब हम उसको समझेंगे। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए खुद की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट को जानने और समझने में काफी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और किसी भी हेल्प और इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला देखिए, आर्टिकल 19 बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो याद रखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहले ये क्यों जरूरत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्यों जरूरत है। वी आर ए ह्यूमन बीइंग, हमें कम्युनिकेशन करना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी लर्न, वी ग्रो थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अगर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें सिटीजन्स के पास सब्सटेंशियल पावर है, जो कि फंडामेंटल राइट की फॉर्म है और गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सिटीजन्स की पर्सनालिटी, पर्सनल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है, एंकरेज करता है और डेवलप होता है कई मायनों में। और इसके साथ साथ हम देखेंगे, ये गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रखता है, जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसी से ड्राइव्स होता है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फंडामेंटल राइट, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे पास कुछ राइट्स हैं। तो पहला राइट है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सब सिटीजन्स को ये राइट अवेलेबल होगा टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनको बात करने की आजादी, अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की आजादी है। गाना गाए, कोई गाना गाना चाहता है तो कोई गाना गा सकता है, कोई किसी तरह की बात करना चाहता है तो बात कर सकता है, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। नेक्स्ट, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, तो असेंबल होना पीसफुली, ये भी अलाउड है। फॉर्म एसोसिएशन, किसी तरह का कोई एसोसिएशन फॉर्म करना हो, तो इसमें भी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 90 के अंदर ये राइट दिया जाता है कि सिटीजन हैव अ राइट टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन और यूनियन
मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया इज अ होल वन, इज अ कंट्री, तो एक सिटीजन, दिल्ली का सिटीजन किसी कोने में जाके घूम सकता है, रह सकता है। सिमिलर कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई सिटीजन हो, या कोई अरुणाचल प्रदेश का कोई सिटीजन हो या रेसिडेंट हो, वो कहीं पे भी आके रिसाइड कर सकता है। कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन है जो हम आगे समझेंगे, बट वो पॉजिटिव कॉनोटेशंस के साथ है। नेक्स्ट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर, this also indicates that we are a democratic society and citizen have a right to freedom of speech and expression। तो कोई भी सिटीजन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वहां पे रह सकता है, इसमें किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो कई हम देखेंगे आपके दिल्ली में, हमारे यहाँ पे कई तरह के कई राज्यों के लोग रहते हैं, जैसे साउथ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, तकरीबन सब राज्यों से के लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे रहते हुए, खुद का रेसिडेंट है उनका और दे रहते। इसी तरह से ये राइट है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अंदर से आता है। दूसरा लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई एक्टिंग पर, किसी को अगर एक्टिंग पसंद है तो वो एक्टिंग कर सकता है, किसी को किसी मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो मेडिकल फील्ड में जा सकता है, किसी को इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कर सकता है। हर तरीके ऑक्यूपेशन प्रोफेशन अलाउड है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हम आगे समझेंगे कौन से ऑक्यूपेशंस में आप जा सकते हैं और किस में नहीं जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियाज फंडामेंटल राइट्स, एंड एक्चुअली इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल for a democratic society, and obviously one of the most important right for citizens। देखिए, जैसे हमने अभी समझा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके एक किस तरह से सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। देखो, every citizen has the right to express his view, opinion, belief, conviction freely by words, माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर फॉर्म। हर सिटीजन को राइट है अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का। किसके थ्रू? आवाजों बोल के कर सकता है वो, राइटिंग में कर सकता है वो ऑब्वियसली, एंड इसके साथ कोई पिक्चर बना के कर सकता है, ओके। और या ये किसी दूसरा मीनो, जैसे इंटरनेट पर कुछ ब्लॉग लिखते हैं तो ये राइट यहीं से ड्राइव होता है। तो बिकॉज वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो जो भी हमारे थॉट्स है, विचार है, सजेशन है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ओरली, रिटन में, ड्राइंग के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, या कोई अन्य माध्यम जैसे इंटरनेट पर ब्लॉगिंग करना, न्यूज़पेपर में लिखना। right to propagate one's view as well as views of others। So Supreme Court also held that the freedom of speech expression include, देखो सुप्रीम कोर्ट ने और वाइडन कर दिया है आर्टिकल 19 को, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहा है कि भाई राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू, आपको अपना व्यू प्रोपेगेट करने का राइट तो है, साथ साथ दूसरे के व्यू को भी आप प्रोपेगेट कर सकते हो। दूसरी बात फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मीडिया को बोला गया फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, और गवर्नमेंट को बिल्कुल अकाउंटेबल बनाने की ओर एनकरेज करती है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर है कि आप रिपोर्टिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्कीम है, क्या पॉलिसी है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कि आर्टिकल 90 से ड्राइव होता है। याद रखिए, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो आर्टिकल 19 याद रखिए, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइडन किया, उसमें ये भी इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो आज हम आजकल देखते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट, तो क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकता है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। आपको एडवर्टीजमेंट करने का ऑब्वियसली इक्वल राइट है।
दूसरा, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो आपकी कन्वर्सेशंस जो आप टेलीफोन मोबाइल पर कर रहे हैं उसको कोई टैप नहीं कर सकता। सो राइट अगेंस्ट द टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट एक्चुअली कम आउट फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो किसी चीज को आपको दिखाना है, टेलीकास्ट करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इसमें कोई मोनोपोली नहीं है। हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है, कई सारे चैनल, न्यूज चैनल है, उन पर दिखाया जाता है कि क्या डिबेट हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, किस तरह के मुद्दे पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया, उसको टेलीकास्ट किया जाता है पब्लिकली। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं मोनोपोली है। जैसे पहले एक चैनल था, पहली डीडी लोकसभा राज्यसभा, वो दिखाती थी प्रोसीडिंग, बट ये नहीं कि इन्हीं के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है, बल्कि दूसरे चैनल्स भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट द बंद कॉल बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कई बार हम देखते हैं पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन होता है, बोलते हैं कि भाई आज मार्केट बंद रहेगा, आज ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा, उसके खिलाफ भी राइट है सिटीजन को, राइट। नेक्स्ट, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ड्राइव होता है कि भाई सिटीजन को राइट है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करने की, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स बनाई, पॉलिसी बनाई, तो उसका क्या हुआ, क्या स्थिति है, कैसे उसका आउटकम आ रहा है, क्या उसके अंदर खामियां हैं, गवर्नमेंट किस तरह से उन खामियों को दूर कर रही है। तो ये राइट भी यहीं से ड्राइव होता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, साथ में आपके पास राइट टू साइलेंस भी। इसका मतलब आपसे कोई जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता, अनलेस कोई क्रिमिनल इश्यूज हो या इस तरह की कोई इशू हो, तो आप कोई जबरदस्ती, कोई पब्लिक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि यू स्पीक। राइट टू साइलेंस ऑल्सो एक राइट है फंडामेंटल राइट के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप और न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में प्री सेंसरशिप के खिलाफ भी राइट्स है कि भाई कोई सेंसर नहीं कर सकते कि आप ये पब्लिश कर सकते हो, ये पब्लिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एक फंडामेंटल राइट है, इसी आर्टिकल जो कि 19 है। तो सेंसरशिप का भी प्रोविजन नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जबरदस्ती सेंसरशिप नहीं कर सकती कि ये पब्लिश करो, ये पब्लिश ना करो। बट रीजनल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है, देखेंगे। राइट टू डिमोस्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। देखिए, राइट टू डिमोस्ट्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से आप सहमत नहीं हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो राइट टू डिमोस्ट्रेशन है, पिकेटिंग भी है, बट राइट टू स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, राइट टू स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है अंडर आर्टिकल 19। कौन से दो राइट्स है? राइट टू डिमोस्ट्रेशन एंड पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वेरियस जजमेंट के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समझने में, ये एग्जाम्पल्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है, ये क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास हमें ये समझने की जरूरत है। देखो, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है एज अ सिटीजन, जो कि गारंटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट, आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म एफ आर। तो लेट्स आर्टिकल 19 जो क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और हमने ये भी देखा कई तरह की राइट इससे ड्राइव होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलेंगे, किसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डेरोगेटरी ऑफेंसिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन की भी बात कही, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कही। कोई जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई सिटीजन को जो जो फंडामेंटल राइट है वो फुल पावर है कि किसी भी तरह से कैसे भी एक्सरसाइज करे, नहीं। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किए गए हैं ताकि
अगर मैं अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज करूँ कि भाई किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। मैं ऐसा वर्ड्स ना, मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब्यूज करूँ, किसी को ऑफेंसिव वर्ड्स बोलूँ, डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज करूँ किसी के खिलाफ, तो ये उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो इसी केस में हमारे पास रीजनल रिस्ट्रिक्शंस की बात कही है। कई सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें जिसकी वजह से हमें रीजनल रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। ये भी नहीं कि हम अपने देश को खिलाफ एंटी 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 कंट्री और एंटी इंडिया कुछ कमेंट्स करें, सो दैट्स आल्सो नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल। तो देखिए, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन किए गए आर्टिकल 19 क्लोज टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ग्राउंड है? ग्राउंड कैसा है देखो, वी हैव अ ग्राउंड सॉवरेनिटी एंड exercise of freedom of speech expression on the ground of sovereignty and integrity of India। तो पहला ग्राउंड है sovereignty and integrity of India। इसका मतलब हम अपने देश के खिलाफ कभी भी कोई ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं बोलोगे जो एंटी इंडिया हो या एंटी कंट्री हो, तो इससे हमें बचना चाहिए बिल्कुल। सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ऐसी कोई चीज नहीं बोलेंगे, इंगेज नहीं होंगे जिसमें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेट हो। फ्रेंडली रिलेशन, किसी कंट्री के साथ हमारा गलत हो, खराब हो, तो हम ऐसे भी चीजें नहीं करेंगे जो जिसकी वजह से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, हमारा रिलेशन से खराब हो। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर ये भी कि भाई पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो अब ऐसी कोई बात ना बोले जिसमें हम क्योस कर दे पब्लिक में, राइट्स जैसे कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर दे, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कर दे, जो कि हमारा मणिपुर में हुआ। तो ऐसी चीजें हमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी हो, इसलिए हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो अभी तक हमने देखा सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। डिसेंसी एंड मोरालिटी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और ऑब्वियसली हम हमेशा प्रयास करें कि एक प्रोग्रेसिव एंड डेवलप सोसाइटी की तरफ जाए, तो हमें डिसेंसी एंड मोरालिटी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है किसी भी प्रोग्रेसिव एंड ऑब्वियसली डेवलप सोसाइटी की। तो डिसेंट वे में हमें अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करना है, एथिकल एंड मोरल वे में, ये नहीं कि इलीगली और इमोरल वे में, राइट। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट है हमारे पास एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। तो उनके जो भी जजमेंट्स आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं, हमें बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सहमत नहीं है तो हमारे पास प्रोसेस है कि भाई अगर हम डिसीजन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने दिया उससे सहमत नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सहमत नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं उनके डिसीजन को हम बिल्कुल क्रिटिसाइज कर देंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और जो कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेमेशन इंपॉर्टेंट, डिफेमेशन कि किसी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करना, किसी के खिलाफ कोई गलत बात कहना, ये भी डिफेमेशन है। और डिफेमेटरी लैंग्वेजेस का यूज नहीं कर, जैसे हम देखते हैं पॉलिटिक्स के डोमेन में कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को कई तरह की बातें बोलता है क्रिटिसिज्म के रूप में, कई बार ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो भी बातें बोल देता है, तो डिफेमेटरी होता है, तो ये भी अलाउ नहीं है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो ऐसी भी कोई बात नहीं करेंगे जो वॉयलेंस क्रिएट करे, एकदम रॉइट्स वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, इसलिए हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही है, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो कई सारी चीजें उलट पुलट हो सकती है, और जो फंडामेंटल राइट कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा, हर जगह क्योस होगा एंड इन फाइटिंग होगी। तो इसलिए हमारे पास रीजनल रिस्ट्रिक्शन की बात कही है। ये ग्राउंड याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड है जिस पर फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, or you can say offense। So ye, these are some of the ground on which fundamental right under article 19 can be restricted, so this is very important। yes, देखिए कुछ एग्जांपल है जहां पे रिस्ट्रिक्शन की हम बात करेंगे। देखिए, टू मुंबई गर्ल्स अरेस्टेड फॉर पीसफुल पोस्ट अगेंस्ट बाल ठाकरे गेट बेल। तो देखो भाई, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, और सिटीजन्स को राइट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनके ऑब्वियसली जो भी लैकुना है उनको क्रिटिसाइज करने का। इसी केस में हमारे पास आता है कि भाई दो लड़कियां जिन्होंने बाल ठाकरे
बाल ठाकरे को एक्चुअली कुछ फेसबुक पर लिखा उनके खिलाफ, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या उनके पास राइट्स नहीं है अपने व्यू को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक्सरसाइज करने का? तो इस केस में देखो, हम यूज तो कर सकते हैं, बट ऐसे वे में नहीं यूज कर सकते जो डिफेमेटरी हो, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो, डिसेंट ना हो, इमोरल हो। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल हम दूर रहना चाहिए। तो द टू गर्ल्स अरेस्टेड ओवर द फेसबुक पोस्ट क्वेश्चनिंग दिस shutdown in the city for Shiv Sena patriarch Bal Thackeray funeral with the comments and leading to an attack on the clinic of uncle one of them अब्बास सेनाएक। देखो कभी कभार क्या होता है, देखो उस दोनों लड़कियों ने अपना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपनाया, बट देखते हैं जो पावरफुल कुछ लोग हैं उसको ऑब्वियसली नहीं चाहते कि पावर उन्हीं के पास, वो चाहते हैं कि पावर उन्हीं के पास ही रहे और किसी के पास न जाए। सो एवरी सिटीजन को राइट है कि भाई अपने व्यू को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको एक्सरसाइज करें एक रिस्पेक्टेबल एंड डिसेंट वे में। तो इसी केस में उनको तुरंत, बट ये मिसयूज किया गया था पावर का, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिर वॉयलेशन था उनके राइट्स का, बट लेटर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि ये इलीगल था। देखिए वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए ये आजकल इंटरनेट का दौर है, हर पर्सन इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। अब तो ऐसा लगता है कि बिना इंटरनेट के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है हमारी 21st सेंचुरी में। तो इंटरनेट का सही तरह से यूज करना है। इंटरनेट को बोला गया है दो धारी तलवार, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। फायदे हैं जैसे मैं आप, हमारी क्लासेस हो रही है, आप तक एक्सेसिबल है, आप देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसके नुकसान भी कई हैं, कई बार इसको मिसयूज भी किया जाता है, जैसे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। कई बार कुछ ऐसे इनडिसेंट चीजों को वहां पे हाईलाइट किया जाता है, डिफेमेटरी हो सकता है, और ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर एक क्योस क्रिएट कर सकता है। तो आजकल साइबर क्राइम का भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास, तो इसीलिए जरूरी है हम इंटरनेट का एक सही तरीके से यूज करें। तो इंटरनेट को सही तरीके से यूज करने के लिए हमारे पास एक्ट्स भी है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए एक था सेक्शन 66A, ये क्या बात करता था, ये पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू द कम्युनिकेशन सर्विस एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कोई भी कंप्यूटर या सोशल नेटवर्क साइट है, ईमेल या किसी भी ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ कोई भी चीज अगर आप ऐसी ऑफेंसिव बोल शेयर करते हो, तो वो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गुड। तो एनी, देखिए इसके अंदर क्या, एनी इंफॉर्मेशन दैट ग्रोसली वायलेंट offensive has menacing in character, any information which knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, persistently by making use of such computer sources communications, any electronic mail messages for purpose of causing annoyance or inconvenience to device or mislead address, so shall be punishable with the imprisonment of term which may extend to 3 year with a fine। बट वी हैव एरा सिंगल केस, हम देखते हैं उस केस में इस आर्टिकल 66 को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि इसका मिसयूज काफी ज्यादा हो रहा था। या सो वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट केस कॉल्ड श्रेया सिंगल केस, श्रेया सिंगल केस जो 2015 में हुआ। सो इट वाज अ लैंडमार्क केस दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन लीगल सिस्टम। किस केस में? द केस रिवॉल्व अराउंड द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसमें क्या बोला गया, सेक्शन 66 इज पनिशमेंट फॉर सेंडिंग द ऑफेंसिव मैसेज थ्रू द कम्युनिकेशन एंड और कम्युनिकेटिव डिवाइसेस। तो ये था, हमने देखा 66A क्या था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये सेक्शन पनिश करता था ऐसी कोई ऑफेंसिव या डिफेमेटरी चीजों को शेयर करना, सेंड करना इंटरनेट का यूज करके। देखिए पिटीशन फाइल की गई अंडर आर्टिकल 32। हम आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। या तो क्वेश्चन आया किसके कॉन्टेक्स्ट में, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर आता है। तो जो सेक्शन था हमारा 66A, तो क्या बोला गया भाई, द सेक्शन वाज नोट इन एक्ट
ओरिजिनली इनेक्टेड बट केम इनटू फोर्स बाय वर्चू ऑफ अमेंडमेंट। तो 66 को अमेंडमेंट के थ्रू एक्चुअली ऐड किया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो ऑब्वियसली क्या था, हमने देखा पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू द कम्युनिकेशन सर्विसेज एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देखिए एक और चीज है सेडिशन। सेडिशन काफी ज्यादा इसको यूज किया गया है, पॉलिटिसाइज्ड है, काफी ज्यादा मिसयूज किया गया है। और ये ब्रिटिश के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी उसको कर्व करने के लिए। लेकिन आयरनी है कि इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद भी हमने इसको कंटिन्यू रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया, बल्कि इसको अपहेल्ड किया। सेडिशन क्या है, देखिए कोई भी ऐसे वर्ड्स, डिफेमेटरी वर्ड्स किसी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, वो हमारे आईपीसी सेक्शन 124 ए के अंदर मेंशन है, और इसको अभी तक हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो देखिए क्या है, whoever by words either spoken written or by sign or visible representation otherwise brings attempts to bring into hatred or contempt excites or attempts to excite the affections toward the government established by the law। तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी किसी तरह की हेट्रेड और ऑब्वियसली कुछ डिफेमेटरी चीजें कोई यूज करेगा, तो गवर्नमेंट कैन यूज इट्स पावर अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ये था डिफेमेशन, सॉरी ये था सेडिशन, जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है इसका कि भाई ये सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ट करता है, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा एक्सेसिव पावर देता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो इसको हटा देना चाहिए। हमारे जो नए बने भारतीय न्याय संहिता उसमें सेडिशंस को अ, देखेंगे रखा गया है कि नहीं रखा गया, जब हम इसको समझेंगे। तो देखिए क्या बोला गया, सेडिशन लॉ इज कॉलोनियल और से सुप्रीम कोर्ट हैज इट एग्रीड टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखिए हमने देखा था फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो वी हैव असेंबली, हम असेंबल हो सकते हैं for the good cause, every citizen has a right to assemble peacefully and without arms। so हमारे पास है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, लोग गवर्नमेंट को अपने कुछ चीजें सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ प्रोटेस्ट हो, वी कैन डू दैट बट विदाउट आर्म्स। असेंबल हो सकते हैं लेकिन बिना आर्म्स के, कोई हम किसी तरह का वेपन्स, किसी तरह की बंदूक या किसी तरह की ऐसी खतरनाक वेपन्स को हम नहीं लेके नहीं खड़े हो सकते, असेंबल नहीं हो सकते। तो असेंबल विदाउट आर्म्स include right to hold public meeting, demonstration, take put out positions। तो सिटीजन्स के पास राइट है कि भाई डिमोस्ट्रेशन का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमोस्ट्रेशन कर सकती है ऑब्वियसली। एंड इसके साथ साथ देखो पोजीशंस पे निकाल सकती है, धरना निकाल सकती है। द फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म। जो डिमोस्ट्रेशन अगर होगा, प्रोटेस्ट होगा गवर्नमेंट के खिलाफ, वो पब्लिक लैंड पे, ये नहीं कि किसी के घर में घुस के प्रोटेस्ट करने लगे सब लोग, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट। तो पब्लिक लैंड पर ही हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी अनआर्म्ड। This provision does not protect violent, disorderly, riotous assembly or one that cause breach of public peace and that also involve the arm। ऐसे डेमोस्ट्रेशन या प्रोटेस्ट को बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बैन है जिसमें हेट्रेड की बात कही गई हो, जिसमें लड़ाई झगड़े की बात कही हो, जिसमें कम्युनल टेंशन की बात कही हो, और जिसमें आर्म्स बंदूक और गन लेके लोग बाहर निकले, बिल्कुल नहीं। राइट डज नॉट एक्चुअली इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। तो हमने देख लिया था, राइट टू डिमोस्ट्रेशन है बट राइट टू स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है हमारे पास। स्टेट कैन इम्पोज रीजनल रिस्ट्रिक्शन मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3। देखिए राइट टू स्ट्राइक हमारे पास नहीं है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है या
देखो सेक्शन, देखो एक सेक्शन 144 144 जहां पे लग जाते हैं वहां पे लोग असेंबल नहीं हो सकते। जैसे कोई सिचुएशन हो राइट्स की, कम्युनल टेंशन की, तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है सेक्शन 144 को इम्पोज करती है, जिसका मतलब है कि वहां पे लोग फ्रीली असेंबल नहीं हो सकते, बाहर नहीं आ सकते लोग। ये पब्लिक ऑर्डर को अपहेल्ड और मेंटेन करने के लिए कहा किया जाता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली meeting or a possession of there is risk of obstruction, annoyance, danger of to human life, health, safety, disturbance of the public tranquility और राइट्स और अफरे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पे लोग लड़ाई कर, कम्युनल टेंशन की बात हो जाए, रॉइट्स की बात हो जाए, पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस हो, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 144 मजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकता है और वो असेंबली को कर्ब करता है कि आप असेंबल नहीं हो सकते जब ये सेक्शन लागू हो जाए। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। क्या बात करता है? ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जांपल याद आएगा, देखिए, टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19 के अंदर भी मेंशन है, डीपीएस पी के अंदर भी मेंशन है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो अंडर 19 के अंदर देखिए क्या है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी है कोई। इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू इन्फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, अब क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर मेंशन है? कोई भी सिटीजन किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी खोल सकता है, ओपन कर सकता है। ये आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है, किसके अंदर? फ्रीडम ऑफ असेंबली, सो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, कोई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म को खोल सकते हैं, सोसाइटी क्लब्स को खोल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोल सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। और या तो ये सारे राइट्स हैं अंडर आर्टिकल, जो कि अंदर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं। और ऑब्वियसली तो ये काफी ज्यादा वाइडर वाइडर है। नहीं, it not include right to start a association or union but also continue with association और union। तो ये दोनों चीजें इंक्लूड करता है। एक तो आप ऐसे एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हो, दूसरा वो कंटिन्यू रह सकते हैं। फर्दर इट कवर ऑल नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन और यूनियन। ये देखो, ये है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तो है, बट इसमें ये भी चीज मेंशन है कि भाई अगर कोई पर्सन किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना चाहता है तो ना बने। उसको कोई कोई फोर्स नहीं करेगा कि तुम मेरे पार्टी के मेंबर बनो, या तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनो, या तुम इस क्लब के मेंबर बनो। नहीं, अगर किसी को किसी क्लब में नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, तो नहीं जाएगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता उसको। तो राइट टू नॉट बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। रिमेंबर दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। देखिए, नाउ इसके अंदर भी रीजनल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही गई, कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस ड्यूटी बाय स्टेट एज मेंशन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को किया जा सकता है इम्पोज। तो ध्यान से यूज करें अपना राइट टू एसोसिएशन का। जो क्लब्स आपके आपके अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के फुटबॉल क्लब, स्पोर्टिंग क्लब, डांसिंग क्लब और कई तरह की इस तरह की एक्टिविटी क्लब्स ऑपरेट हैं। तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को किसी तरह का फोर्स नहीं कर सकते तो हमारा मेंबर बनो उस क्लब का। अगर ऐसा है तो इसके राइट्स का वायलेशन होगा और दिस इज नॉट गुड। एंड ऑब्वियसली सो मेक श्योर दैट किसी को फोर्स ना करे किसी भी क्लब का मेंबर बनने का। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4 किस तरह की या रीजनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। ठीक है, तो रीजनल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है इसके अंदर कि भाई इम्पोज किए जा सकते हैं। एक और है, देखिए भाई, सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट मेंशन है, जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखो, हर सिटीजन को राइट है कि भाई अगर कोई दिल्ली से अरुणाचल जाना चाहता है तो आराम से जाए। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमारे यहाँ इनर लाइन परमिट है। बट इसके अलावा कोई भी नागरिक, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर दिल्ली में रह रहा है, अगर वो तमिलनाडु जाना चाहता है तो आराम से तमिलनाडु जा सकता है। अगर वो जाना चाहता है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल जा सकता है। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का रेसिडेंट इंडिया के किसी भी स्टेट्स में
जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है और रह सकता है, कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो कि आर्टिकल फ्रीडम सॉरी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर से आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19। तो आइए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। This entitle every citizen to move freely throughout the territory of India. So ये नहीं कि भाई इंडिया के अंदर आपको ये राइट, ये नहीं कि आप एकदम मूवमेंट के साथ साथ अब बांग्लादेश निकल जाए या म्यांमार निकल जाए, बिल्कुल, या चाइना निकल जाए, नहीं, वो सिचुएशन अलग है। इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। He can move freely from one state to another, as we have discussed, from one place to another within a state. The right undermine in idea that India is a one unit. तो ये बताता है right to movement that India is a one country and all citizens have equal right and liberty, right and freedom. This also promote national feeling and not the parochialism, right? तो ये एक चीज आइडिया ऑफ इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशन को प्रमोट करता है, ना कि नैरो पैरोकियलिज्म, कि हम लोग यहाँ के हैं तो आप लोग वहां के हो, राइट? The entry of outside in the tribal area, important friends, restricted to protect the distinctive culture, language, custom, manners of scheduled tribes, and safeguard their traditional vocation and property against the exploitation. तो याद रखिए फ्रेंड्स, सिटीजन्स के पास ये भी राइट है कि भाई जो ट्राइबल एरिया है वहां पे उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो नॉन आउटसाइडर जाएंगे ट्राइबल एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में आपकी इनर लाइन परमिट है, तो वहां पे कई ऐसी जगह जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट, आउटसाइडर्स की को इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। ये क्यों रखा गया है? आप फ्रीली नहीं जा सकते, आपको ये परमिट चाहिए, इसके बिना आप वहां पे एंट्री, इलीगल होगा आपका एंट्री, ठीक है? तो क्यों है? ताकि जो ट्राइबल का यूनिक कल्चर ट्रेडिशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनकी साथ कोई किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। एक और है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। देखिए, एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो हर सिटीजन को राइट है कि भाई कोई अगर दिल्ली का है, कोई यूपी में रहना चाहेगा यूपी में रह सकता है, कोई अरुणाचल प्रदेश का दिल्ली में रहना चाहता है, हरियाणा में रहना चाहता है, गुजरात में, बिहार में, कहीं पे भी रह सकता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस भी है। तो आर्टिकल 19 के अंदर से ही निकलता है, ये याद रखिएगा। Right to reside in any part of the country, which means to stay and at any place temporarily, and the right to settle in any part of the country, which means up home or domicile at any place permanently. The right is intended to remove internal barrier within the country or between of its parts. This promote nationalism and avoid narrow mindedness. तो कहीं पे भी जाके आप परमानेंटली टेम्परली रह सकते हैं, ये नेशनलिज्म को encourage करता है। The state can impose regional restriction. However, state can actually impose reasonable restrictions. So याद रखिएगा। देखिए, हमने राइट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी है कि भाई अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, तो किसी तरह का रुकावट नहीं होगा, मैं बिल्कुल बन सकता हूँ, इसमें मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होगा, राइट? तो ऑल सिटीजन्स आर गिवन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, business. Right is very wide and it covers all the means of earning one livelihood. Okay, the state can impose reasonable restrictions केस के अंदर हम देखेंगे आगे। State is not required to justify its monopoly. Right does not include right to carry on profession or business or trade or occupation that is immoral. देखो, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन तो है, बट इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन द ग्राउंड। जैसे कोई जो आपका ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, वो इमोरल नहीं होना, जैसे ट्रैफिकिंग इन वुमेन और चिल्ड्रन। अगर कोई इस प्रोफेशन में जा रहा है तो ये बिल्कुल बैन है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। या डेंजर टू हार्मफुल, तो ड्रग और कोई ड्रग के बिजनेस में है, कोई ट्रैफिकिंग के बिजनेस में है, तो ऐसे बिजनेस में बिल्कुल अलाउ नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर इनको बैन कर दिया गया है। प्रोफेशन तो है, बट ऐसे ही प्रोफेशन चूज करिए जो एथिकल हो, डिसेंट हो, ऐसे नहीं जो अनएथिकल हो, इमोरल हो। तो स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज एंड रेगुलेट थ्रू आउट द लाइसेंसिंग।
या अब देखिए मेडिसिन है, जो केमिस्ट की शॉप है उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के हर कोई केमिस्ट नहीं बन सकता। तो तो ये था अभी तक हमारा आर्टिकल 19 को हमने डीपली कवर किया, डिटेल में कवर किया। आई होप कि आपको आर्टिकल 19 समझ में आया। हमने रीजनल रिस्ट्रिक्शंस भी देखे, रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है ताकि हम फंडामेंटल राइट को अच्छे तरह से एक्सरसाइज कर पाए, डिसेंट वे में, मोरल वे में, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से हेल्प से रिलेटेड आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमसे जुड़िए हमारे ग्रुप में। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, और डेफिनेटली और पहले ही अटेम्प्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन में ऑफिसर बनाने का पूरी कोशिश करेंगे और बना के मानेंगे। अब है हमारे पास आर्टिकल 20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20 है। ठीक है। या ये किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखिए, अगर कोई सिटीजन, कोई नागरिक अगर किसी तरह का क्राइम करता है, ओके, तो उसको तो सजा मिलेगी, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर, यू नो, जो वी हैव अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके थ्रू उसको सजा मिलती है। बट ऐसा ये नहीं कि जो इनोसेंट है या जिसको सस्पिशियस, कई बार लोग झूठ बोल देते हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मेरे को मेरा छीन लिया जमीन, इसने मेरे को चोरी कर लिया। तो ऐसे नहीं, झूठे केस में भाई ऐसा नहीं कि पुलिस ले जाए और उनको सजा दे दे, नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, और जो कन्विक्ट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में उनके पास भी कुछ राइट्स अवेलेबल है, जो कि आर्टिकल 20 में मेंशन है। देखो क्या है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम of the commission of the act charged as the offense, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in the force। तो कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम करता है, उस उसको उस क्राइम के अगेंस्ट कोई लॉ बना हुआ है, तो उस लॉ में उस पर्सन को उतनी ही सजा मिलेगी जितना वो सजा मेंशन है। अगर किसी ने चोरी किया तो ये नहीं है कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर जिसने चोरी किया, पेटी क्राइम के लिए पेटी पनिशमेंट्स है, जो सीवियर क्राइम है उनके लिए सीवियर पनिशमेंट है। No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself। तो भाई एक और, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम मोर देन वन। अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी की सजा मान लो 3 साल है, तो उसको 3 साल मिलेगी, नहीं कि उसको 3 साल और 3 साल 6 साल की सजा मिलेगी, बिल्कुल नहीं। और कोई भी पर्सन अपने ही केस में खुद अपना ही विटनेस नहीं बन सकता, राइट। तो याद रखिएगा, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। This is also important under article 20। तो कुछ डिटेल है, देखिएगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब ऐसा ऐसा कोई क्राइम जिसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, तो उस केस में उसको, जिसने ऑफेंस किया है तो उसको सजा नहीं होगी। तो एस्टैब्लिश दैट नो वन शुड बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अदर देन द दोज वायलेटिंग लॉ इन द फोर्स। अगर कोई लॉ फोर्स है, उस लॉ को वायलेट करे, तो उसी केस में उसको सजा मिलेगी। ठीक है। और नो डबल जियोपार्डी, one no one could be convicted and punished more than one for the same offense involving the same set of facts। so जो भी सजा होगी क्राइम को, एक बार होगी, 2 बार नहीं होगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सो याद रखिए, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 20 में, राइट अगेंस्ट द कन्विक्शन इन ऑफेंस। तो अपने केस में हम अपना खुद ही विटनेस, जैसे किसी ने किसी की चोरी की, तो जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो ऑब्वियसली जुडिशियरी होगा, फिर प्रूव होगा कि हाँ भी चोरी किया कि नहीं किया। तो इस केस में जो जिसने चोरी किया खुद अपना खुद का विटनेस नहीं बन सकता वो। तो वी डू नॉट हैव अ राइट ऑफ, आई मीन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। So remember, Article 20 is among those articles of the Indian Constitution which can't be put aside even during the emergency. Thus,
इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जो 20 हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या इमरजेंसी है, क्या क्या ग्राउंड है, किस क्यों इम्पोज किए जाते हैं और इसका अफेक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट पर। तो जब भी इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 2021 को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, ये रहती है अपहेल्ड, राइट। तो ये भी एक कॉर्नर स्टोन है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the process established by the law. So remember, citizen have right to life and liberty. कोई भी उनकी इस राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर उनकी लाइफ छीनी भी जाती है किसी की लाइफ, तो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू छीना जाएगा। जैसे हमारे पास हैंग करने का है, जो जुडिशरी जो सीवियर एंड ऑब्वियसली हीनियस क्राइम में कुछ पनिशमेंट्स होता है, हैंग ऑन आई मीन फांसी पे चढ़ा देना, उस केसेस में कम केसेस में होता है, बट उसका एक प्रोसीजर है। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस है आर्टिकल 21 को लेके। नौतेज जौहर एंड यूनियन, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, जो इन्होंने क्या किया था, देखो एलजीबीटी कम्युनिटी जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया नवतेज सिंह जौहर केस में। एलजीबीटी कम्युनिटी के पास भी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ लाइफ टू लाइफ एंड लिबर्टी है बिल्कुल। वी हैव यस वन मोर केस, सुभाष कुमार बिहार केस। राइट टू लीव इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड इन आर्टिकल 21। देखो सैफिन जहां एंड अशोक, इसमें बोलता है भाई राइट टू चूज अ लाइफ राइट टू, देखो राइट टू मैरी of a person of one choice is also a fundamental right under article 21। राइट टू चूज, देखिए इसमें आर्टिकल 21 एक और राइट देता है, जो अपने लाइफ पार्टनर को, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो आपको चूज करने का बिल्कुल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर to whom someone wants to marry is also one of the very important fundamental right that is mentioned under article 21। एक और इंपॉर्टेंट है, अब देखो राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। याद रखिएगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट किसके अंदर है? आर्टिकल 21 के अंदर है। एक केस था पट्टास्वामी केस, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसको आर्टिकल 21 में रखा। देखिए एक केस होता है यूथनेशिया का। यूथनेशिया क्या है? हमारे कंट्री में ये काफी लेटर आया, जैसे कोई लोग कोई सीवियर काफी भयंकर बीमारी से प्रभावित हैं या उनसे लड़ रहे हैं, जिसमें आपको पता ही है कि भाई कोई अगर किसी रेयर भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो मेंटली हार्म है, फाइनेंशियली हार्म है, ऑब्वियसली फैमिली में इंस्टेबिलिटी नहीं है और पर्सन पेन से तड़प रहा है। तो ऐसे केसेस में कुछ पर्सन डिमांड करते हैं कि उनको मार दिया जाए, क्योंकि उस पेन को सह नहीं पा रहे हैं जो उनकी बीमारी की वजह से हुई है, तो उसको यूथनेसिया बोलते हैं। यूथनेसिया दो तरह की होती है, एक एक्टिव यूथनेसिया, एक पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में जो पेशेंट है, जिसको गंभीर बीमारी हो चुकी है और बेरेबल नहीं है, इतना पेन है उस बीमारी में, तो उसमें उसको लीथल इंजेक्शन दिए जाते हैं एक्टिव यूथनेसिया में। फिर उस लीथल इंजेक्शन के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है। दूसरा है पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया में जो पर्सन मरना चाहता है, जिसने रिक्वेस्ट की कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस बीमारी को और झेल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे वेंटिलेटर है, मेडिसिन है और भी कई तरह की चीजें, उसको हटा दिया जाता है और वो पर्सन मर जाता है।
तो ये था पैसिव एथोनेसिया। हमारे यहाँ पे ये पहले वैलिड नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शाहबाग केस 2011 में पैसिव एथोनेसिया को एक्सेप्ट किया। और बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, ये नहीं कि अचानक कर दो। एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड होती है जो ऑब्जर्व करती है कि हाँ, पेरेंट्स के जो होते हैं उनका कंसेंट लिया जाता है, उसकी पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद ही पैसिव एथोनेसिया को यस बोला जाता है। तो याद रखिएगा, यूथेनेशिया। यस, यूथेनेशिया। तो हमारे यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है अरुण साहब केस में। अलाउ हाई कोर्ट मॉनिटर मैकेनिज्म, ये याद रखिएगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कई सारे केसेस में कि भाई इंडिविजुअल हैज राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ पार्ट ऑफ हिज और हर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 20। देखो, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। याद रखिए कि भाई मरे भी तो शान से मरे। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये नहीं कि आप ऐसी जानवरों की तरह, आदमियों की तरह और ऐसे अ, आप कोई मर जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है। तो आज हम अपनी क्लास आर्टिकल 21 तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 21 को कंप्लीट करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात करता है, उसको समझेंगे और करेंगे। आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट की सीरीज जो हमारा डेमो लेक्चर चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, आपको समझ में आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। और इसी तरह से और भी इस तरह की क्लासेस समझने और जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो प्लीज ज्वाइन एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी व्हेनेवर व्हाटएवर द डाउट, जो भी आपको डाउट आ रहा है आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी तरह की इशू आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज ज्वाइन करिए, हमें कांटेक्ट करिए हमसे। हम हैं आपकी मदद करने के लिए, बस आप प्रिपरेशन करिए। और वो भी हम आपकी क्वालिटी लेक्चर और ऑब्वियसली क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारे कोर्सेस हैं उसके थ्रू हम कराएंगे, बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।